विषय हिंदी, कक्षा स्नातकोत्तर शोध वर्ष 2022 से 2025। कोर्स का शीर्षक हिंदी दलित साहित्य। उपशीर्षक है दलित साहित्य की अवधारणा और स्वरूप। विचार बिंदु हैं व्यक्तिगत अनुभूति का महत्व, जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध, अमानवीय परंपराओं के प्रति विद्रोह, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित साहित्य, मानव मुक्ति, धार्मिक आडंबर एवं परंपराओं का विरोध। आइए आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर दलित साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप पर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दलित साहित्य की जो अवधारणा है और जो स्वरूप है उसको समझने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि दलित हैं कौन, या हम इस प्रकार समझें कि दलित किसे कहा जाए या किसे माना जाए। वे कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनके गर्भ से दलित का जन्म हुआ, दलित अन्य लोगों से किस प्रकार अलग हैं, जन्म से मृत्यु तक उनके समस्त क्रियाकलाप गैर दलितों से अलग क्यों हैं। किसी देश या समाज के वे लोग जिन्हें सदियों से दबाया गया हो, जानवर एवं पत्थर से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर किया गया हो, जिनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हों, जिन्हें सदैव घृणा की दृष्टि से देखा गया हो, जिनका निर्जीव वस्तु की तरह दुरुपयोग किया गया हो, जिन्हें प्रत्येक सामाजिक सुविधा से वंचित किया गया हो, आदि लोगों को दलित कहा जाता है। अब देखते हैं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है। यदि दलित शब्द के अर्थ की बात की जाए तो सबसे पहले डॉक्टर रामचंद्र वर्मा का नाम याद आता है। इन्होंने बहुत सहज ढंग से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दलित वह है जो मसला गया, दबाया गया, रौंदा गया, मर्दित किया गया, खंडित किया गया और विनष्ट किया गया हो। धीरे धीरे आगे चलकर बहुजन समाज के अंतर्गत समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दलित साहित्य की परिभाषा क्या होगी, दलित साहित्य के विषय में लोगों का मानना क्या है। इस पर अलग अलग विद्वानों की राय अलग अलग है। वे अपने अनुभव एवं विवेक के अनुसार दलित साहित्य शब्द की व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर विमल थोराट कहती हैं कि दलित साहित्य उस विद्रोह का उन्मेष है जो किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्व की खोज में निकले हुए एक पूरे समाज का पूर्व परंपराओं से विद्रोह है एवं अपने अस्तित्व की स्थापना का प्रयास है। डॉक्टर धर्मवीर मानते हैं कि दलित साहित्य वह है जिसे दलित लेखक लिखता है। कमल भारती कहते हैं कि दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था से पीड़ित समाज की वेदना का शब्द रूप है। नामदेव ढसाल का मानना है कि अनुसूचित जातियां बौद्ध, श्रमिक, भूमिहीन, कृषक एवं भटकने वाले सभी जातियां दलित हैं। केशव मिश्राम कहते हैं कि हजारों वर्ष तक जिन लोगों पर अन्याय हुआ ऐसे अछूतों को दलित कहना चाहिए। डॉक्टर वानखेड़े कहते हैं दलित लेखकों द्वारा दलितों के विषय में लिखा गया साहित्य दलित साहित्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का मानना है कि दलित साहित्य सिर्फ एक दलित या शूद्र का साहित्य नहीं है। दलित साहित्य अपने आप में बेहद व्यापक अर्थ रखता है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ जिस भाव की व्याख्या करता है वह एक पहचान है जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। उन लोगों की जो सदियों से दबे कुचले, प्रताड़ित, उपेक्षित लोग हैं, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता, दृढ़ता और मौलिकता स्वयं सिद्ध की है। इस देश के निर्माण में जिन्होंने अपना जीवन स्वाह किया है। डॉक्टर पांता वड़े का मानना है कि दलित साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। जो हमने देखा है, अनुभव किया है, भोगा है, जाना है, समझा है, उसका अंकन उत्कृष्टता पूर्वक किया गया है। डॉक्टर प्रेम शंकर कहते हैं कि दलित साहित्य दलितों का, दलितों द्वारा दलितों की भाषा में लिखा गया जीवंत साहित्य है, जो अपने सच्चे अनुभवों से सोए हुए साथियों को जगाकर उनकी गरिमा, गौरव, अस्तित्व, आत्माभिमान तथा अस्तित्व के प्रति विश्वास करने का साहित्य है। माता प्रसाद कहते हैं कि दलित साहित्य वह है
जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए, उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित जनों की पीड़ा को व्यक्त करता है। दलित साहित्य कठोर अनुभवों पर आधारित साहित्य है। दलित साहित्य में आक्रोश और विद्रोह की भावना प्रमुख है। डॉक्टर सीवी भारती का मानना है कि नवयुग का एक व्यापक, वैज्ञानिक, यथार्थपरक, संवेदनशील साहित्यिक हस्तक्षेप है जो कुछ भी तर्कसंगत, वैज्ञानिक परंपराओं एवं पूर्वाग्रह से मुक्त साहित्य सृजन है, हम उसे दलित साहित्य के नाम से संज्ञायित करते हैं। बाबूराव बागुल एवं अर्जुन डांगले, आप दोनों विद्वानों की राय है कि मनुष्य की मुक्ति को स्वीकार करने वाला, मनुष्य को महान मानने वाला, वंश, वर्ण एवं जाति का प्रबल विरोध करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। मोहनदास नैमिष राय लिखते हैं कि दलित साहित्य यानी बहुजन समाज के सभी मानवीय अधिकारों और मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों से लिखा गया साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है, जिसमें समता और बंधुत्वता का भाव है और वर्ण व्यवस्था से उपजे जाति भेद का विरोध है। श्री प्रेम कुमार मणि लिखते हैं कि दलितों के लिए, दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। यह विलास का नहीं, आवश्यकता का साहित्य है। संपूर्ण विज्ञान उसकी दृष्टि है, इष्टि है और पीड़ित मानवता का उद्धार उसका इष्ट है। दलित साहित्य वह प्रकाशपुंज है जो अंधेरे में उतरा है। डॉक्टर राणा प्रताप मानते हैं कि दलित लेखन द्विज संस्कृति व उसके वर्चस्व के खिलाफ है। दलित लेखक का संघर्ष निर्वर्ण समतामूलक समाज की स्थापना की मांग करता है। दलित लेखन में वेदना की पराकाष्ठा है। डॉक्टर सोहन पाल समनाक्षर कहते हैं कि दलित साहित्य दलितोत्थान हेतु लिखा गया ऐसा साहित्य है जो भोगे हुए सच पर आधारित है। जमीन से जुड़े दलित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग से संबंधित है, जो उनकी दशा और दिशा को इंगित करता है, जो विद्रोह और संवेदना जागृत करने की ऊर्जा देता है। मुद्रा राक्षस लिखते हैं कि दलित के सामाजिक अस्तित्व की परतों का खुलासा सिर्फ दलित लेखन में ही हो सकता है। डॉक्टर सत्य प्रेमी कहते हैं कि यह साहित्य केवल आज को ही प्रभावित करने वाला नहीं, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करने वाला करेगा, क्योंकि ब्राह्मणवादी साहित्य आज की समकालीन स्थिति में पीलिया साहित्य है और जीवन शक्ति का साहित्य है, तो यह है दलित साहित्य। श्री रूपचंद गौतम कहते हैं कि दलित होने की पीड़ा एवं शोषण की प्रथम अनुभूति दलित को ही हो सकती है, न कि गैर दलित को। अर्थात इसको ऐसे भी समझा जा सकता है आसान भाषा में, वह साहित्य जो दलितों का दलितों के लिए, दलितों के द्वारा रचित है। डॉक्टर अरुण प्रभा मुखर्जी कहते हैं कि जब लेखक और पाठक जातीय, वर्गीय, वंश एवं लिंग के आधार पर विभक्त हों, तब सौंदर्य परक गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह अनुभव करती हूँ कि यह लेखन दलित मुझे उस दुनिया के सच के बारे में बता रहा है जिसमें मैं रहती हूँ। राजेंद्र यादव का मानना है कि हाशिए के लोग अपनी जमीन और जीवन स्थितियों से जितने जुड़े, उतने मुख्य धारा वाले हिंदी लेखक नहीं। इस वक्तव्य से ध्वनि निकलती है कि वही दलित साहित्य का निर्माण करती। मैनेजर पांडे भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सभी के साथ सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि राख ही जानती है जलने का दर्द। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित होने की पीड़ा सिर्फ दलित जानता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो पीड़ा भोगी ही नहीं, वह उसके बारे में कैसे बता सकता है। लोग कहते हैं कि पर काया प्रवेश, अरे जिसने जो जमीन देखी नहीं, जो कभी गया ही नहीं, वह उसके बारे में क्या कह सकता है। मैनेजर पांडे दूसरी जगह और फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का जाति, वर्ग और विचारधारा से क्या लेना देना, वे या तो बेवकूफ हैं या बदमाश, क्योंकि कोई भी सौंदर्य शास्त्र एक दिन में नहीं बनता
और प्रतिरोध का तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर लाल साहब सिंह ने अपने लेख हिंदी में दलित साहित्य की अवधारणा में लिखते हैं कि दलित साहित्य मनुष्य को केंद्र मानता है। जातिनिष्ठ समाज व्यवस्था में अस्पृश्यों को जो भोगना पड़ा उसी की अभिव्यक्ति प्रायः दलित साहित्य में अभिव्यक्त होती है। इस अर्थ में दलित साहित्य विद्रोह का साहित्य है, अर्थात इनका मानना है कि साहित्य की अनुभूति स्वयं की भोगी हुई है। कुछ विचारकों का मानना है कि जब व्यक्ति या किसी समुदाय की समस्याएं अपने आसपास के राज्य या देश से मिलती जुलती होती हैं तो उनका प्रभाव एक दूसरे पर अवश्य पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में या अन्य देशों में रचे गए ब्लैक लिटरेचर का प्रभाव कहीं न कहीं दलित साहित्य पर भी अवश्य पड़ा होगा। अन्य देशों की भांति भारत में भी अनेक दलित संगठन दलितों के अधिकार की लड़ाई अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, जिनकी गूंज हिंदी साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य एवं अन्य भाषा साहित्य में भी सुनाई देती है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा लिखते हैं कि हिंदी या अन्य भाषाओं में दलितों के बारे में जो भी लिखा गया है उसकी अपनी सीमाएं हैं। वह अधिकांशतः उदार मानसिकता और मानवतावादी चेतना के सवर्ण रचनाकारों द्वारा ही लिखा गया है। इस लेखन में दलित जीवन की सच्चाइयां और उसका यथार्थ जरूर सामने आया है, किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः इसमें दलितों की नारकीय जीवन स्थितियों, उनके प्रति बरते जाने वाले भेदभाव एवं शक्ति संपन्नों एवं सवर्णों द्वारा किए जाने वाले उनके उत्पीड़न पर या तो आंसू बहाए गए हैं या उन पर दया और सहानुभूति प्रकट की गई है, या फिर अधिक से अधिक इस उत्पीड़न के जिम्मेदार व्यक्तियों, वर्गों और संस्थाओं की आलोचना की गई है। दलितों के वजूद, उनकी सामाजिक हैसियत, उनके संघर्ष, उनके श्रम, उनके अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं के वरक्स जिस पक्षधरता के साथ सवर्ण मानसिकता और उसे पोषित करने वाले विधानों के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप, जिस रचनात्मक मुठभेड़ की दरकार थी, वह सब पूरी सदी के भारतीय परिदृश्य में नहीं हो सकी। कुंवर देवेंद्र चौबे लिखते हैं कि सामाजिक जीवन में जहां जाति उनके और अन्य समाज के बीच दहलीज का काम करती है, वहां साहित्य में उनके यथार्थ और भोगे हुए अनुभव तथा भाषा उनके पाठ की मान्यता के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, एवं हम उन्हें इसीलिए स्थान देने से हिचकिचाते हैं कि न तो वो समाज पवित्र है और न ही उनका पाठ उत्कृष्ट। फिर कैसी मांग और कैसी मान्यता तथा कैसा उनका संघर्ष। यहीं पर उनकी मान्यताएं वंचित समाज के खिलाफ आकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज की सदियों से हर प्रकार से उपेक्षा की जाती है और सभी प्रकार का शोषण किया जाता है, तो एक न एक दिन तो डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे, गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास एवं काशीराम एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ललई सिंह यादव, पेरियार ई.वी. रामास्वामी जैसे अनेक लोग तो तैयार हो ही जाते हैं, जो अपने समाज को सही रास्ते पर लाने का जी भर प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि दलित साहित्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से तत्वों को स्वीकार करना पड़ेगा, या इस प्रकार कहें कि वे कौन से मानदंड हैं जिनकी कसौटी पर दलित साहित्य को परखा जाएगा। ये बिल्कुल सच है, प्रत्येक युग या समय का साहित्य दूसरे युग के साहित्य से भिन्न होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि संसार में हर युग की अपनी एक विचारधारा होती है, हर युग की अपनी मान्यताएं होती हैं, हर युग की अपनी परंपराएं होती हैं और रूढ़ियाँ होती हैं। लेकिन रूढ़ियाँ कभी भी बदलने और परिवर्तन के लिए स्वीकार नहीं होती, जबकि परंपराएं आने वाले समय में धीरे धीरे करके बदलती रहती हैं। संसार की कोई भी परिभाषा अंतिम परिभाषा नहीं होती है। समय के साथ साथ लोगों की विचारधारा बदलती रहती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अमानवीय शोषण की वैचारिकी भी सबसे अलग होती है। उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर यदि गौर करें तो दलित साहित्य के
दलित साहित्य के स्वरूप को हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर और आसानी से समझ सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य जिसे कहा जाए उसकी कुछ अपनी विशेषताएं, कुछ अपनी पहचान है जिसके आधार पर आप उसको दलित साहित्य कह सकते हैं, उसके स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं। एक तो यह है कि सबसे पहली बात कि अमानवीय परंपराओं के प्रति विद्रोह करने वाला साहित्य, जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि अमानवीय परंपराओं को व्यक्त करना अलग बात है, लेकिन उन अमानवीय परंपराओं के प्रति विद्रोह कौन करेगा? वह करेगा जिसका शोषण हुआ है। दूसरा, स्व अस्तित्व की स्थापना का साहित्य। संसार में, समाज में हर व्यक्ति को अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संघर्ष और वीरता, अपने अधिकार सभी को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दलित लेखक द्वारा व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर लिखा गया साहित्य, वर्ण व्यवस्था द्वारा प्रदत्त वेदना की आग से उपजा साहित्य, संवैधानिक व्यवस्था द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति आदि की आवाज को बुलंद करने वाला साहित्य, सदियों से हर प्रकार से शोषित एवं उपेक्षित लोगों का साहित्य, भोगे हुए यथार्थ अथवा अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित साहित्य, अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व के प्रति विश्वास पैदा करने वाला साहित्य, दलितों द्वारा दलितों की भाषा में रचा गया साहित्य। क्योंकि जिस समाज की पीड़ा होती है उसी समाज की भाषा में अगर अभिव्यक्त हो तो जितनी वह महत्वपूर्ण होती है उतनी कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तर्क संगत एवं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित साहित्य, संकीर्ण परंपराओं एवं पूर्वाग्रह से मुक्त करने वाला साहित्य, मानव मुक्ति का साहित्य, वर्ण एवं जाति व्यवस्था के प्रति विद्रोह करने वाला साहित्य, अंधविश्वास एवं धार्मिक पाखंडों के प्रति विद्रोह का साहित्य, समता, बंधुता एवं मानवता को संरक्षित करने वाला साहित्य, परंपरागत विलासी एवं अमानवीय व्यवहार की पोल खोलने वाला साहित्य, दलितों की असहनीय पीड़ा को व्यक्त करने वाला साहित्य, श्रम से निर्मित वास्तविक सौंदर्य शास्त्र को स्थापित करने वाला साहित्य, भोगी हुई मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पर आधारित साहित्य, वर्ण व्यवस्था की प्रत्येक सच्चाई को ईमानदारी के साथ बयां करने वाला साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य एवं मराठी साहित्य, तमिल साहित्य एवं मलयाली साहित्य आदि से प्रभावित जो साहित्य है। और इतना ही नहीं, बौद्ध के वैज्ञानिक चिंतन, डॉक्टर अंबेडकर, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले की समतामूलक विचारधारा, कार्ल मार्क्स, ब्लैक लिटरेचर आदि की वैचारिकी से भी प्रभावित जो साहित्य है उसको हम दलित साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं। अतः हम निष्कर्ष रूप से इस बात को कह सकते हैं कि जो साहित्य विभिन्न प्रकार के शोषणों, मानसिक एवं शारीरिक की आग में तपा हो, अनेक प्रकार की अपमानित लपटों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत आदि से दागा गया हो, जिसमें लेखक का स्वयं का अनुभवजन्य ज्ञान हिलोरे मारता हो, इसी तरह के साहित्य को दलित साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है। इस पूरे वक्तव्य के लिए जिन जिन सहायक ग्रंथों की मदद ली गई वे इस प्रकार हैं: डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी सभा, काशी; विमल थोराट, मराठी दलित कविता और साठोत्तरी हिंदी कविता में सामाजिक राजनीतिक चेतना, हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली; दलित साहित्य की परिभाषा, समग्रता पूर्णता की ओर, लेख डॉक्टर धर्मवीर, दलित साहित्य, जयप्रकाश करदम, संपादक; नामदेव रसाल, आम ही, दीपावली अंक 1973; डॉक्टर वानखेड़े, सूद, मराठी उपन्यास, हंस, अक्टूबर 1992; ओम प्रकाश वाल्मीकि, न्यायचक मासिक, फरवरी मार्च 1992; कमल भारती, दलित साहित्य की अवधारणा, युद्धरत आम आदमी, अंक 4/42 1998; प्रशासक त्रैमासिक एक पत्रिका है, मसूरी, जनवरी मार्च 1997; दलित साहित्य का सौंदर्य साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि; दलित साहित्य वार्षिकी, संपादक
जयप्रकाश करदम, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली। 90वें दशक की हिंदी कविता, रजत रानी मीनू। डॉक्टर देवेंद्र चौबे, साहित्य में पवित्रता और उत्कृष्टता का सवाल, राष्ट्रीय सहारा, 30 अगस्त 1998। दलित साहित्य के प्रतिमान, संपादक डॉक्टर एन सिंह, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। मुद्रा राक्षस, दलित लेखन और सवर्ण रचना संसार, उत्तर प्रदेश साहित्यिक वार्षिकी, जून 1997। डॉक्टर राणा प्रताप, हिंदी में दलित चेतना, शिखर की ओर, संपादक डॉक्टर एन सिंह, 1997। हिंदी दलित कविता, नए संदर्भ, डॉक्टर टी.पी. राही, पृष्ठ संख्या 14। धन्यवाद।